हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने लेके आएंगे क्लास 11th के वेक्टर्स टॉपिक का लेक्चर नंबर 3। अभी तक हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको मालूम है हर लेक्चर के साथ आपको डीपीपी मिलती है, तो होमवर्क में आपका हमेशा डीपीपी तो रहने वाला है ही। साथ में एचसी वर्मा बुक के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 चैप्टर 2। देखिए, कल हमारा लाइव सेशन था जिसमें नीट के कुछ बच्चों को डाउट था कि हम एचसीवी सोल्व करें ना करें। मेरा ये कहना है कि चाहे कोई बच्चा जेई को टारगेट कर रहा है, चाहे कोई बच्चा नीट को टारगेट कर रहा है, उसके लिए एचसीवी बुक मस्ट है ना। आपको एचसीवी करनी पड़ेगी, डेट इज ए बेसिक बुक। उसके बाद आपको और कोई अलग बुक करनी पड़ेगी, वो एक अलग बात है, बट एचसीवी आपको करनी पड़ेगी, डेट इज द बेसिक बुक ऑफ द फिजिक्स। हाँ, नीट एस्पिरेंट्स को हर चैप्टर में दो तीन सवाल छोड़ने होते हैं क्योंकि उनके लेवल के नहीं है, क्योंकि नीट में उतना लेवल नहीं आता फिजिक्स का। तो मैं आपको हर चैप्टर के साथ बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन नीट एस्पिरेंट्स को छोड़ने की जरूरत है और कौन से उन्हें करने चाहिए। साथ में आप एक बात और ध्यान रखिए, आपको डीपीपी रोज सोल्व करनी ही करनी पड़ेगी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन के कारण बहुत सारे बच्चों के पास हो सकता है कि एचसीवी बुक ना हो, या फिर या तो वो जल्दी से जल्दी परचेज कर ले अगर उनके यहाँ एरिया खुल गया है तो। नहीं तो आपको नेट पे एचसीवी की पीडीएफ बहुत आसानी से मिल जाएगी। बहुत सारी वेबसाइट्स है जिन पे एचसीवी की पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहां से सोल्व कर सकते हैं। एंड नाउ वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ वेक्टर एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 3। लास्ट तक आपको इस वीडियो को देखना है क्योंकि कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें लास्ट तक इसमें आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको वेक्टर में कंपोनेंट्स लेना सिखाया था, और प्रिसाइजली हमने कौन से कंपोनेंट्स लिए थे? हमने लिए थे रेक्टेंगुलर। किन कंपोनेंट्स की बात की थी हमने? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, है ना। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या था, मैंने आपको एक बात बताई थी, हमने एक प्लेन में बात की थी। सिंपल सा एग्जांपल लिया था, मान लीजिए सपोज ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए आपका एफ वेक्टर है, यहां से थीटा एंगल बना रहे, तो जहां से थीटा एंगल बनाए उधर की तरफ इसका कितना कंपोनेंट जाएगा? एफ कोस थीटा। और परपेंडिकुलर में कितना कंपोनेंट जाएगा भाई आपका? एफ साइन थीटा। अगर आपने जब कंपोनेंट ले लिया तो आप उसके बाद ओरिजिनल वेक्टर को भूल सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है। मतलब एफ को आपने 2 भागों में तोड़ दिया, कौन कौन से? एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा। आज हम कुछ आगे की बातें करेंगे। आगे की बातें किस प्रकार से वो हम देख लेते हैं। देखिए, अब आपको क्या है, मान लीजिए कोई वेक्टर गिवन है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और आपको उसकी डायरेक्शन निकालनी। क्या निकालनी है? उसकी डायरेक्शन। तो सुनिए कैसे कर सकते हैं हम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इफ इट इज गिवन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, है ना। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हमें निकालनी है अगर हमें किस में गिवन हो? इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। लिसन केयरफुली, सिंपल से एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, फिर आपको वेरिएशंस बताऊंगा। जैसे मान लीजिए सपोज कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर, उसका एक्स कंपोनेंट एक्स मान लिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मतलब एक्स कंपोनेंट एक्स हो गया और वाई कंपोनेंट कितना हो गया आपका? वाई। इसकी डायरेक्शन निकालनी। देखिए, अगर आपको बेसिक याद है, मैंने अभी भी बताया था कि भाई देखिए एक्स कंपोनेंट कितना है? एक्स। और वाई कंपोनेंट कितना है? वाई। तो मान लीजिए ये वेक्टर का एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई कंपोनेंट वाई, तो ये उसका वाई कंपोनेंट कौन से एक्सिस के अलोंग? वाई एक्सिस के अलोंग। ऐसा ही हम करते थे। अब इन दोनों का हम ज्वाइन करेंगे तो ये कौन सा वेक्टर आ गया मेरा? ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर आ गया भाई मेरा? ए, है ना। अब देखिए, मैंने बोला कि सपोज ए वेक्टर एक्स एक्सिस से, कौन से एक्सिस से? एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है? थीटा, है ना। तो सपोज मैंने क्या बोला कि सपोज ए वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, थीटा एंगल बनाते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं टेन थीटा कितना होगा? आपको ये हमेशा याद रखना है भाई, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे ना,
tan क्या होगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया y और ये बेस कितना हो गया आपका x, तो tan थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका y बाय एक्स। मतलब अगर आपको x एक्सिस से एंगल निकालना है तो क्या करना है, जो y कंपोनेंट है उसको x कंपोनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वहां से क्या आएगा tan थीटा। आप कुछ भी निकाल सकते हो, वैसे क्वेश्चन में आपको साइन थीटा भी पूछ सकते हैं, कोस थीटा भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोस थीटा पूछे, डायग्राम बना के आप इजीली कर लोगे। कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर, बेस क्या हो गया एक्स और हाइपोटेन्यूज क्या ए का मैग्नीट्यूड, है ना, हमें तो लेंथ लेनी है, तो एक्स बाय ए का मैग्नीट्यूड। तो इस प्रकार से आप एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल पूछा जाए तो आप इजीली निकाल सकते हो। टेन थीटा पूछे, साइन थीटा पूछे, कोस थीटा पूछ ले, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये हमारा एक्स एक्सिस के साथ हो गया। अब मैं आपको वाई एक्सिस के साथ भी बता देता हूं, है ना, लिसन केयरफुली। जैसे मान लीजिए अगर मैं कंप्लीट करूं तो ये वाई है तो ये भी कितना होगा आपका वाई होगा ऑब्वियसली, ये एक्स है तो ये भी कितना होगा आपका एक्स, और ये क्या अपना ए वेक्टर, है ना। मैंने क्या बोला कि ए वेक्टर का एक्स एक्सिस है तो थीटा एंगल बना। मान लीजिए जो वाई एक्सिस है ना उसका एंगल क्या बन रहा है आपका थीटा डैश। कितना एंगल बनाया भाई उसने, थीटा डैश। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब समझ में आ रहा है। तो लेट ए वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा डैश विद वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है आपका थीटा डैश। चलिए भाई सब समझ में आ रहा है। तो वही बात है, अगर मैं टेन थीटा डैश निकालना चाहूं, देखिए जब एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया तो क्या लिखा आपने वाई बाय एक्स, जब वाई एक्सिस के साथ बनाएगा तो ऑब्वियसली क्या लिखना पड़ेगा आपको एक्स बाय वाई। देख लीजिए इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से ऊपर वाले थीटा डैश परपेंडिकुलर बाय बेस, सामने परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये कितना हो गया आपका एक्स बाय वाई। अच्छा सिमिलरली अगर आप कोस थीटा डैश निकालना चाहे, देखिए किस एक्सिस से एंगल पूछा, वाई एक्सिस से, तो क्या लिखूंगा वाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। चेक कर लीजिए कोस थीटा डैश क्या होगा भाई, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सामने परपेंडिकुलर बेस, बेस वाई हो गया और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आपका ए। तो इस प्रकार से आप किसी भी एक्सिस के साथ गिवन वेक्टर का एंगल निकाल सकते हो। ये मैंने अभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सारा का सारा किसमें माना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेरिएशन होने पे आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। देखिए चीजों को नोट करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्पाइट जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम उनको नोट्स भेजेंगे, अगर आप में से कोई नहीं है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मैसेज कर सकते हैं, वी विल ज्वाइन यू, है ना। तो आपको यहां तो नोट्स बनाने ही बनाने, साथ में जो व्हाट्सएप पे नोट्स बनाएंगे वो आप फेयर कीजिए। 3 टाइम इंप्रेशन हो जाएगा। आप यहां पढ़ रहे हैं, आपने यहां नोट भी किया, साथ में आपने बाद में नोट्स भी बनाए। 3 टाइम्स इंप्रेशन की क्या इंपॉर्टेंस है ये हमने बताया था जब हमारी हाउ टू स्कोर 95% प्लस या हाउ टू स्कोर मोर इन एवरी एग्जाम, उसके लिए मंत्र है 3 टाइम इंप्रेशन, जो हमने बताया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। चलिए, है ना, अब देखते हैं कुछ वेरिएशन। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी होगी। अगर मान लीजिए सपोज ऐसा आ गया, ए वेक्टर ऐसा था माइनस एक्स आई कैप एंड माइनस वाई, मतलब एक्स कंपोनेंट कितना है माइनस एक्स और वाई कंपोनेंट कितना आपका माइनस वाई। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बना लीजिए सही रहेगा, है ना। एक्स में कितना माइनस एक्स आगे भाई, माइनस एक्स आगे, है ना। वाई में कितना माइनस वाई मतलब नीचे, है ना। अब ये हो गया एक्स, दूरी लेंथ तो एक्स ही है ना, ये लेंथ कितनी आपकी वाई, और ये क्या हो गया भाई आपका ए का मैग्नीट्यूड। अब आप कोई भी एंगल निकाल लीजिए, मान लीजिए ये सपोज नेगेटिव एक्स एक्सिस थीटा एंगल है भाई, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्या आएगा आपका वाई बाय एक्स। तो आप डायग्राम बना के इस प्रकार के डायरेक्शन के कोई भी सवाल कर सकते हो, है ना। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, है ना। एग्जांपल लिखने के बाद आप वीडियो को पॉज करना और ट्राई टू सोल्व दिस। एग्जांपल क्या है, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप, it makes an angle theta with positive x axis, then which of the following option is correct, then which of following is correct। देखिए मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है, ऑप्शन है, मैं आपको ऑप्शन लिख रहा हूं, है ना।
ऑप्शन क्या आपके 10 इनवर्स 2/3, ऑप्शन बी क्या आपका 10 इनवर्स 3/2, ऑप्शन सी क्या आपका कोस इनवर्स 3/√13 एंड ऑप्शन डी क्या आपका साइन इनवर्स 2/√13, है ना। डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सोल्व दिस। देखिए, आपने वीडियो पॉज की होगी, कोशिश भी की होगी सोल्व करने की। अब आगे का मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, जब भी अभी आप इनिशियल फेज में, एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं, आप मन में ही कर सकते हो, है ना। इनिशियल फेज में आप डायग्राम्स बनाइए, आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता ही ना पड़े। जैसे मैंने अपने मन मन में ये सवाल बनाया है, मैंने मन मन में कैलकुलेशन करके ऑप्शंस भी दे दिया आपको, आप भी ऐसा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखिए, लेट ए वेक्टर 3i कैप 2j कैप, बना लो भाई बना लो, तरीका आना चाहिए बस। 3i कैप एक्स एक्सिस में कितना है भाई 3, अच्छा 2j कैप वाई एक्सिस में कितना आपका 2, तो ये क्या हो गया आपका वेक्टर, है ना। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लो कितना होगा। वैसे तरीका मैंने बताया, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो अंडर रूट 13। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पूछा गया, आसान हो गया सवाल, है ना। सबसे पहले 10 के ऑप्शन है, तो मैं क्या निकाल रहा हूं 10 थीटा, क्या होगा भाई परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस कितना होगा 2/3। देखिए, मैंने आपको पहले की वीडियोस में ही बताया, अगर आपको वैल्यू नहीं पता आप क्या कर सकते हो, 10 को इधर ले जाओ, तो हम क्या लिखेंगे उसको 10 इनवर्स 2/3। तो भाई 10 में कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 10 इनवर्स 2/3। ओके, सिमिलरली कोस को ट्राई करो, कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना आपका 3, हाइपोटेन्यूज तो ए वेक्टर कितना आपका √13, तो यहां से थीटा कितना आएगा, कोस को इधर ले जाओ, तो कोस इनवर्स 3/√13। हाँ भी ऑप्शन है क्या, है भाई है, ऑप्शन सी इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। साइन थीटा को चेक करोगे तो वो भी क्या आने वाला आपका सही आने वाला है। तो आपको जो भी सवाल दिया जाए इस प्रकार से डायग्राम बनाइए, उसके आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार से कोई खास बातें नहीं है। अब मेन यहां पे क्या आता है, देखिए हमने दो वेक्टर को जोड़ना सीख लिया है ना, ट्रायंगल लो था, पैरेललोग्राम लो था, √a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। अगर आपको दो से ज्यादा वेक्टर जोड़ने पड़ जाए, क्या जोड़ने पड़ जाए, दो से ज्यादा वेक्टर, तो आप किस प्रकार से जोड़ेंगे, अब हम वो सीखने जा रहे हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड नोट दिस डाउन। चलिए, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं, सिंपल है, कोई खास बात नहीं है ना। देखिए ध्यानपूर्वक सुना, थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे। फाइंड ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 12, having magnitude twice of 12i cap minus 5j cap and is anti-parallel to 4i cap minus 3j cap, है ना। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के सवालों को हम कैसे करेंगे, क्या सवाल है हमारे पास, फाइंड ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ दिस, इसका क्या है ट्वाइस, 12i कैप माइनस 5j कैप का जो मैग्नीट्यूड है उससे क्या है उसका मैग्नीट्यूड ट्वाइस। तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई कि इसका जितना मैग्नीट्यूड है उससे ट्वाइस मैग्नीट्यूड है अपने उस वेक्टर का जो हमें निकालना है। चलिए भाई, डायरेक्शन भी चाहिए, तो नेक्स्ट लाइन में बोल दिया एंड एंटी पैरेलल टू दिस, मतलब जो इसकी डायरेक्शन है उसके अपोजिट, एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है आपका अपोजिट, जो भी इसकी डायरेक्शन रहेगी उसके अपोजिट क्या हमारा जो हमें वेक्टर निकालना है। चलिए ध्यानपूर्वक सुनिए, लेट वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर, क्या फाइंड करना हमें, वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर, जो हमें वेक्टर फाइंड करना है उसको मैंने क्या मान लिया ए वेक्टर। अच्छा, एक फॉर्मूला हम जानते हैं, ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है भैया, आपका ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा ए कैप, है ना। तो ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं इधर ले जाता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और ए कैप, मतलब वेक्टर निकालने के लिए मेरे को उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और मेरे को डायरेक्शन भी
चाहिए। तो देखिए मैग्नीट्यूड इवेलुएट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड अब क्या बोला कि जो हमें वेक्टर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड इससे ट्वाइस है। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। देखिए 12y कैप माइनस 5j कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, सिखा रखा आपको है ना। आप सोल्व करोगे तो सिंपली ये 13 आएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड 13 है, हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ट्वाइस होना चाहिए, मतलब ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया आपका 2 इंटू में 13 दैट इज इक्वल टू 26। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब देखिए डायरेक्शन निकालनी है। सबसे पहले मैं इसकी डायरेक्शन निकालता हूं, है ना, 4i कैप माइनस 3j कैप। सबसे पहले तो इसकी डायरेक्शन निकालो। भाई डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन निकालने का एक साधारण सा मतलब है दैट इज द यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही क्या दिखाता आपकी डायरेक्शन। जब मैंने आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाया ये बात बताई थी कि यूनिट वेक्टर का काम होता है टू शो द डायरेक्शन। तो सबसे पहले इसकी डायरेक्शन निकालो, मतलब यूनिट वेक्टर निकालने। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो वेक्टर कितना है भाई आपका 4i कैप माइनस 3j कैप। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अरे यार आराम से कर सकते हो, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। सोल्व करोगे तो कितना आएगा, मेरे हिसाब से 5 आएगा। तो ये क्या होगी इसकी डायरेक्शन, है ना। बट हमारा इसके एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट। तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर या ए कैप बोल सकते हैं आप, क्योंकि डायरेक्शन निकाल रहे हो, इसके एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल मतलब मेरे को कौन सा साइन लेना पड़ेगा, माइनस का। तो 4i कैप माइनस 3j कैप डिवाइडेड बाय 5। सोल्व कर लो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय 5। तो ये देखिए ये हमारा ए का क्या आ गया मैग्नीट्यूड, और ये क्या आ गया हमारी ए की डायरेक्शन। सिंपल सी बात है, एक डाटा से आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, दूसरे डाटा से आपने क्या निकाली, डायरेक्शन। अब वेक्टर निकाल लो, बोलो भाई मैग्नीट्यूड कितना आपका 26, ए कैप, डायरेक्शन क्या है भाई माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय 5। तो आप इस तरीके से वेक्टर निकाल सकते हो, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो अक्सर ऐसे सवाल होते हैं कि एक डाटा से आपको मैग्नीट्यूड पता चलेगा और दूसरे डाटा से आपको डायरेक्शन पता चलेगी। तो उस प्रकार के सवालों को हम इस तरीके से कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। आई एम गोइंग टू इरेज, पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या आपका एडिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। वैसे तो एडिशन व्हेन मोर देन 2 वेक्टर्स आर गिवन। देखिए हम एडिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जब आपके मोर देन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर है तो हम ट्रायंगल लॉ से कर सकते थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अगर आपके 2 से ज्यादा वेक्टर है तो आप कैसे उन्हें ऐड करेंगे वो हम यहां पे सीखने जा रहे हैं। अक्सर आपको यही टेक्निक इस्तेमाल करनी है चीजों के लिए, आपको यही टेक्निक इस्तेमाल करनी है आने वाले सवालों में, जो आने वाले चैप्टर्स में सवाल आएंगे। यहां जो टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूं आपको वही इस्तेमाल करके चलनी है। तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए कोई पॉइंट है, इसमें बहुत सारे फोर्स लगे। जैसे मान लीजिए यहां से फोर्स लगा 500 न्यूटन, 500 न्यूटन, बहुत ज्यादा। यहां से भी एक फोर्स लगा परपेंडिकुलर एज से, है ना, 90 डिग्री है, शायद लग ना रहा हो, अब लग जाएगा, कोई नहीं। हमें 100 न्यूटन, एंगल कितना है 90 डिग्री, है ना। फिर मैंने क्या बोला, एक और फोर्स है इस पे इधर की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, वेक्टर है क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये फोर्स आपका 500√2 सच दैट ये 45 डिग्री एंगल है और ये एंगल भी कितना आपका 45 डिग्री, है ना। साथ में मैं आपको एक बात और बता दूं, एक और फोर्स लग रहा है आपका, एक फोर्स आपका लग रहा है इधर की तरफ, ये आपका फोर्स है 100 न्यूटन और ये एंगल कितना बन रहा है आपका 53 डिग्री। कितना बन रहा है आपका 53 डिग्री। देखिए अगर किन्हीं स्टूडेंट्स ने मेरी बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उनको बता दूं 53 एक अननोन एंगल्स रहता है स्टूडेंट्स के लिए। तो जो साइन 53 है
साइन 53 की वैल्यू होती है आपकी 4/5 और कोस 53 की वैल्यू होती है आपकी 3/5। ये मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियोस देखिए, क्योंकि हर चैप्टर में उनका इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए मैंने उसको सबसे पहले बनाया है। कुछ फैकल्टीज पता नहीं उन्हें पढ़ाते ही नहीं है, यूनिट डायमेंशन और उनसे चालू कर देते हैं। बट अगर आपको फिजिक्स सीखनी है तो आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको बेसिक मैथमेटिक्स सीखना ही सीखना पड़ेगा। देयर इज नो सॉल्यूशन अराउंड। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब अपनी प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। भाई कितने फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे 4 फोर्स लग रहे हैं। एक ये 100 न्यूटन, 500√2 न्यूटन, न्यूटन में है सारे, है ना। एक ये 500 न्यूटन और एक ये 100 न्यूटन 53 डिग्री के एंगल पे। मैंने पूछा नेट फोर्स बताइए पॉइंट पी। ये क्या है? पॉइंट पी। फाइंड नेट फोर्स ऑन पी। कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। क्या देनी है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। अगर किसी को नहीं मालूम है तो अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए इसको। देखिए नेट फोर्स निकालना है मेरे को पॉइंट पी पे। जैसे जब मैंने आपको सिखाया कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लेने हो तो हम क्या करते हैं? सभी की टेल्स को मिलाते हैं। फायदा क्या रहता है? जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ले सभी की टेल्स को मिलाओ। तो यहां भी फायदा कब होगा कि जब आप सबकी टेल्स को मिलाओ। सबकी टेल्स को मिलाओगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूं। पैरेलल शिफ्टिंग आप सीख भी चुके हैं, है ना। देखिए सबसे पहले 500 न्यूटन जा रहा है इधर की तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ना। तो मैंने पहला फोर्स इधर बना दिया। कितना है भाई ये फोर्स मेरा? 500 न्यूटन। बहुत बढ़िया, ये हो गया। सेकंड मेरा फोर्स इधर है 500√2, 45 डिग्री के एंगल पे। तो सेकंड फोर्स इधर है 500√2, किधर से एंगल लिख लो 45 डिग्री न्यूटन्स में, है ना। अच्छा ये भी हो गया भाई। तीसरा फोर्स 100 न्यूटन है नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो ये क्या हो गया आपका? 100 न्यूटन नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए जो चौथा फोर्स है वो आपका अगेन 100 न्यूटन बट नेगेटिव एक्स एक्सिस से 53 डिग्री एंगल है। मतलब कि कुछ इस प्रकार से 100 न्यूटन और नेगेटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है उसका? 53 डिग्री। देखिए मैंने सबकी टेल्स को मिला दिया एट द पॉइंट पी। किस में मिला दिया? एट द पॉइंट पी। तो पहला स्टेप ये हो गया। कुछ भी दे रखो, कैसे भी दे रखो, सबके टेल्स को मिलाइए। आपको क्या मिलाने पड़ेंगे? सबकी टेल्स। तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू इरेज। अब देखिए मैं नामकरण संस्कार कर देता हूं। ये F1 वेक्टर है मेरा, ये मान लीजिए F2 वेक्टर है, ये F3 वेक्टर है और ये F4। आई और जे की फॉर्म में लिखना है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। मैं सबसे पहले F1 वेक्टर को लिखना चाह रहा हूं। किसको लिखना चाह रहा हूं मैं? F1 वेक्टर। करिए भाई। देखिए जिधर से एंगल दिया जाए उधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट जाता है? कोस कंपोनेंट। तो देखिए इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा? 500√2 कोस 45, क्योंकि इधर से एंगल 45 है ना, तो कोस 45। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। कोस 45 कितना होता है? 1/√2। सोल्व करोगे तो ये कितना आ गया आपका कंपोनेंट? 500, है ना। सिमिलरली वाई एक्सिस में देखिए ये 500√2 कोस 45, ये क्या आएगा आपका? 500√2। इधर कोस है तो परपेंडिकुलर में कौन सा कंपोनेंट जाता है भाई? हमेशा साइन। तो साइन 45। अब साइन 45 1/√2 होता है, तो इसको भी मैंने क्या लिखा? 500। बात समझ में आ रही? जिधर से एंगल दे उधर की तरफ कंपोनेंट कोस, परपेंडिकुलर में साइन, है ना। तो F1 को कैसे लिखो? देखो x में कंपोनेंट क्या है? 500, y में भी कंपोनेंट क्या है? 500। तो 500 i कैप प्लस 500 j कैप, है ना। तो ये तो हो गया आपका F1। ठीक है, पहले अब आप F2 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए आप? F2 कैसे लिखेंगे? F2 भाई सारा का सारा नेगेटिव एक्स एक्सिस में 500 है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में सारा का सारा तो क्या लिख सकता हूं? -500 i कैप। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं F3 लिखना चाहूं, F3 नहीं पहले F4 लिख लीजिए। ठीक है ना। F4 सारा का सारा नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो नेगेटिव वाई एक्सिस में इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं? -100 j कैप। F3 और लिखना है मेरे को। क्या लिखना है मेरे को? F3। चलिए F3 को लिखिए। अगेन कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। इधर से एंगल इसका 53 है। कितना एंगल है? 53। जिधर की तरफ एंगल उधर की तरफ कंपोनेंट कोस, तो इधर कंपोनेंट आएगा 100 कोस 53। कोस 53 की मैंने वैल्यू लिखी थी, कितनी थी आपकी? 3/5। तो ये कितना आ गया आपका? 60। कितना आ गया आपका? 60। इधर की तरफ कंपोनेंट कोस गया, परपेंडिकुलर में कंपोनेंट क्या जाता है आपका? साइन जाता है। तो क्या आएगा? 100 साइन 53। ओ भाई ओ साइन 53 4/5
तो मेरे हिसाब से कितना आ गया आपका 80, यानी कि F3 का नेगेटिव में कितना कंपोनेंट गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस में 60 और नेगेटिव वाई एक्सिस में कितना कंपोनेंट गया 80। तो मैं क्या लिख सकता हूं -60 आई कैप -80 जे कैप। तो इस प्रकार से हमने चारों फोर्सेस निकाल लिए F1 F2 F3 एंड F4। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, सब समझ में आ रहा है। अब मेरे को क्या निकालना है, नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब सबका एडिशन कर देना है। तो F नेट किसके बराबर होगा, चारों को जोड़ दो, F1 प्लस F2 वेक्टर से जोड़ना है, F3 प्लस F4। चलिए जोड़िए। हम जानते हैं कि आई वाले को आई में जोड़ते हो, जे वाले को जे में। तो देखिए -500 आई कैप -5, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस, तो आई कैप में ये बचा -60 आई कैप। जे कैप में दे लेते हैं 500, ये 500 में से 100 गए 400, 400 में से 80 गए 320, तो प्लस 320 जे कैप। तो ये क्या आ गया आपका नेट फोर्स। पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना लगा आपका -60 आई कैप प्लस 320 जे कैप। अब आप इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो भाई, √x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। आप डायरेक्शन बता दे सकते हो, टेन थीटा निकाल लो, कोस थीटा निकाल लो, साइन थीटा निकाल लो, वो सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। ऐसे आपको कई सवाल मिल सकते हैं, HC वर्मा में मिलेंगे, हमारे डीपीपी में मिलेंगे। इसलिए आज के होमवर्क में याद रखिए डीपीपी सोल्व करनी है और साथ में HCV की प्रॉब्लम नंबर 1 से लेके 7। ओके डियर स्टूडेंट्स, पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा कंडीशंस फॉर हैविंग जीरो रिजल्टेंट। देखिए जीरो रिजल्टेंट का क्या मतलब है कि आप कुछ वेक्टर को जोड़ो और वो क्या बन जाए जीरो। उसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि आपने मान लो 5-6 वेक्टर्स को जोड़ा और वो जीरो बन गया, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए वो हमें सीखना है ना। मतलब कि क्या है कि जैसे कंडीशन फॉर हैविंग जीरो रिजल्टेंट, सपोज 3 फोर्सेस है, कितने फोर्सेस थे 3, है ना, F1 F2 F3। क्या तीनों पे कंडीशन हो कि उनको जोड़ने पे क्या बन जाए आपका जीरो रिजल्टेंट आ जाए, कितना आ जाए जीरो रिजल्टेंट। अब दिक्कत क्या है कि भैया वेक्टर को जोड़ रहे हो तो आपका आंसर भी क्या आना चाहिए वेक्टर। तो इसको हम क्या बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम जीरो वेक्टर। ये चीज क्या होती है आपकी जीरो वेक्टर। देखिए जीरो वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसी चीज जिसका मैग्नीट्यूड क्या है जीरो। कितना मैग्नीट्यूड है जीरो वेक्टर का, जो मैग्नीट्यूड है जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है डेट इज इक्वल टू जीरो। किसके बराबर होता है जीरो। और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती भाई, फोर्स जीरो है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्या इस बात का कोई मतलब है, फोर्स जीरो तो आपने लगाया नहीं, किसी डायरेक्शन में आप मान सकते हो। तो इसकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, कोई भी रैंडम डायरेक्शन हो सकती है, अनडिफाइंड डायरेक्शन। डायरेक्शन हम इसकी डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है जीरो। तो जीरो वेक्टर के बारे में याद रखना, मैग्नीट्यूड जीरो होता है और अनडिफाइंड कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, अनडिफाइंड डायरेक्शन, है ना। तो जीरो वेक्टर के बारे में आपको ये बातें याद रखनी चाहिए, कोई खास बातें नहीं। अब देखिए हमें रिजल्टेंट को क्या लाना है, जीरो लाना है, कंडीशन फॉर हैविंग जीरो रिजल्टेंट। अब मैं मान के चल रहा हूं मेरे वेक्टर्स जीरो नहीं है, क्योंकि अगर मेरे वेक्टर्स ही जीरो हो गए तो उनका रिजल्टेंट क्या आने वाला है जीरो। अरे जीरो में जीरो को जोड़ दो कहीं भी हो तो जीरो ही आने वाला है। मेरे वेक्टर्स क्या है नॉन जीरो। तो पहली कंडीशन क्या है कि जीरो रिजल्टेंट के लिए मिनिमम कितने वेक्टर्स चाहिए, दो। मिनिमम कितने वेक्टर्स चाहिए, मिनिमम वेक्टर्स रिक्वायर्ड कि जीरो रिजल्टेंट आ जाए, उनको जोड़ने पे जीरो आ जाए। अभी समझा दूंगा। मिनिमम वेक्टर्स रिक्वायर्ड कितने होने चाहिए, दो। और दे मस्ट हैव, साथ में कंडीशन और है, दे मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड, दे मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। उनके मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए अपोजिट। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरे को कोई इधर 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, इधर भी 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, क्या मैं मूव कर सकता हूं, नहीं, मूव कर पाना पॉसिबल नहीं। इधर भी मेरे को 10 न्यूटन से लेके जा रहे हैं, इधर भी मेरे को 10 न्यूटन से लेके जा रहे हैं, नेट क्या हो गया आपका जीरो। कहने का क्या मतलब, अगर मान लीजिए एक फोर्स ऐसा ही है 10 न्यूटन, दूसरा फोर्स इसके एग्जैक्टली अपोजिट है 10 न्यूटन,
ऑब्वियसली जब 180 डिग्री एंगल होते हैं तो हम घटाते हैं वेक्टर्स को, स्पेशल केस नंबर 2 बताया था आपको, तो कितना आ जाएगा आपका 0। तो 0 लाने के लिए मिनिमम वेक्टर्स कितने रिक्वायर्ड है, 2, उनके मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, सेम, एंड दे मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, है ना। सेकंड क्या है आपका, अगर आपके वेक्टर्स मान लीजिए मैग्नीट्यूड में सेम नहीं है तो आपको मिनिमम कितने वेक्टर्स चाहिए, 3, कितने चाहिए, 3। इफ वेक्टर्स हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, मिनिमम वेक्टर रिक्वायर्ड कितने मिनिमम वेक्टर चाहिए भाई आपको, मिनिमम वेक्टर रिक्वायर्ड 3 मिनिमम वेक्टर चाहिए। कितने मिनिमम वेक्टर चाहिए, 3। अगर उनका मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट, साथ में एक कंडीशन है वो क्या होने चाहिए, कोप्लेनर। अभी मतलब समझा देता हूं, कोप्लेनर का मतलब लाइंग इन द सेम प्लेन। देखिए आप सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कीजिए, मैं कुछ रिसोर्सेज दे देता हूं। जैसे मान लीजिए सपोज मेरे पास कुछ रिसोर्सेज है, ये मार्कर है मेरे पास। जैसे मान लीजिए एक ये बोर्ड है, बोर्ड का एक प्लेन है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बाहर क्या मान लीजिए जेड एक्सिस, ये बोर्ड का एक प्लेन है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए 2 फोर्स ऐसे लग रहे हैं, एक फोर्स इधर लगा और दूसरा फोर्स कहां लगा आपका, इधर की तरफ, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा, कहीं बीच में जाएगा, हो सकता है इधर चल जाए, कहीं हो सकता है इधर, इन दोनों के बीच में ही रहेगा, है ना। अगर मैं तीसरा फोर्स, मान लीजिए इनका रिजल्टेंट यहां है, इनका रिजल्टेंट कहां है, यहां, इसके एग्जैक्टली अपोजिट तीसरा फोर्स लगा दूं तो 0 होने की संभावना हो जाएगी, है ना। फिर से देख लीजिए भाई, ये दोनों, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से जाएगा, कहीं बीच से जाएगा, कहीं बीच से जाएगा तो मैंने जो रिजल्टेंट है मान लीजिए कहीं बीच से गया, उसके अपोजिट तीसरा लगा दिया। अब मान लीजिए ये था 5, ये था 10, बीच में से गया 7, कितना गया, 7। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया, 7। अपोजिट में भी कितना लगा दिया मैंने, 7, कितना हो जाएगा, 0। तो अगर मेरे वेक्टर से मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो मेरे को कितने मिनिमम वेक्टर्स चाहिए, मेरे को 3 मिनिमम वेक्टर्स चाहिए, सेम प्लेन। देखिए सारे के सारे बोर्ड के प्लेन में, अगर मान लीजिए आपका 7 इधर है और अगर आप 7 बाहर की तरफ लगाओ तो क्या 0 होने की संभावना है क्या, नहीं, कोई संभावना नहीं है। मान लीजिए इन दोनों का रिजल्टेंट 7 है इधर, आप बाहर की तरफ अपना वेक्टर लगाओ तो 0 होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो अगर आपके डिफरेंट मैग्नीट्यूड है तो आपको मिनिमम कितने वेक्टर्स चाहिए, मिनिमम तो चाहिए 3, बट कंडीशन है वो कैसे होने चाहिए, कोप्लेनर। और अगर कोप्लेनर नहीं है, सेम प्लेन्स में नहीं है, कोई वेक्टर बाहर की तरफ भी आ रहे हैं, तो आपको मिनिमम कितने वेक्टर्स चाहिए, 4। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, है ना। तो थर्ड कंडीशन क्या है कि मिनिमम वेक्टर 4 चाहिए, इसी का एक्सटेंशन है, क्या चाहिए, मिनिमम वेक्टर रिक्वायर्ड, कितने मिनिमम वेक्टर रिक्वायर्ड होंगे, 4, इफ नॉट कोप्लेनर। अगर वो कोप्लेनर नहीं है तो आपको मिनिमम वेक्टर कितने चाहिए, 4 चाहिए, ताकि आप ज्यादा कंडीशंस फॉर 0 रिजल्टेंट। एक्चुअल में क्या होता है, फोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है इन कंडीशन की, एक कंडीशन बोलते हैं इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए आपका, 0। वैसे एक कंडीशन होती है टॉर्क भी 0 होना चाहिए, बट अभी के लिए आप समझिए, जहां कहीं भी इक्विलिब्रियम बोले आपको नेट फोर्स क्या करना पड़ेगा, वहां पे 0 करना पड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। आपने नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए अब क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना। चलिए उससे पहले एक सवाल कर लेते हैं, फिर हम उस इंपॉर्टेंट चीज को भी डिस्कस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए भाई, लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, मान लीजिए कुछ फोर्सेस है, सिंपल रख रहे हैं क्वेश्चन को। ये आपका 10 न्यूटन है, ये भी मान लीजिए आपका 10 न्यूटन है, और ये मान लीजिए सपोज आपका एक और फोर्स है, मान लीजिए 15 न्यूटन। अगेन मैं एंगल ले रहा हूं 53, जो कि मैंने अभी समझाया था, है ना। तो मेरे पास 3 फोर्सेज है, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 53, ये एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में। ये कहां पे लग रहा है, पॉइंट पी। अच्छा, क्या पॉइंट पी रेस्ट में रह सकता है, इक्विलिब्रियम में रह सकता है, नहीं। अरे यार, ये तीनों मिलके इसको कहीं ना कहीं इधर की तरफ ले जाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप चौथा फोर्स, मिनिमम फोर्स कितना लगाएं, क्या बता रहा, आपको चौथा फोर्स लगाना है, मिनिमम तो छोड़िए, आपको क्या लगाना है, एक फोर्थ फोर्स लगाना है, सच दैट कि ये पार्टिकल किस में रह जाए, आपका इक्विलिब्रियम में रह जाए। किस में रह जाए, आपका इक्विलिब्रियम। देखिए
अब आपको चौथा फोर्स लगाना है कि सच दैट ये किस में रहे, इक्विलिब्रियम। मेरे को मालूम नहीं कहां लगाना है, कितना लगाना है, कुछ नहीं मालूम मेरे को भाई। इस फोर्स को बोल दिया मैंने F1, क्या बोल दिया F1, इसको क्या बोल दिया मैंने F2, और इसको क्या बोल दिया मैंने F3। मेरे को चौथा लगाना है सच दैट की इक्विलिब्रियम में हो जाए, चौथा मैंने F4 बोल दिया। कंडीशन क्या है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इक्विलिब्रियम में हो जाए, मतलब मिलके क्या देना चाहिए, 0 देना उनको पड़ेगा। चलिए मेरे को F4 निकालना है, आप एक काम कीजिए, F1 F2 F3 की वैल्यू पुट कीजिए, अपने आप F4 आ जाएगा आपका, है ना। तो देखिए F1 को क्या लिख सकता हूं मैं, F1 आपका 10 न्यूटन, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, तो F1 हो गया आपका 10 आई कैप। सिमिलरली F2 को क्या लिख सकता हूं, 10 न्यूटन है, कौन सी डायरेक्शन में, वाई में, मतलब जे कैप, तो ये हो गया 10 जे कैप। F3 कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, 15 एंगल 53 है, जिधर से एंगल दिया जाए उधर की तरफ कंपोनेंट कोस, तो 15 कोस 53, है ना, और परपेंडिकुलर में क्या आएगा, साइन, तो 15 साइन 53। अच्छा कोस 53 होता था डियर स्टूडेंट्स 3/5, तो 3/5 करेंगे तो ये कितना हो गया 9, है ना। साइन 53 क्या हो गया आपका 4/5, तो वो कितना हो गया आपका 12, है ना, अभी मैंने लिखा था साइन 53 4/5, तो ये कितना हो गया आपका 12। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहां से, तो F3 कितना हो गया, देखिए एक्स में कंपोनेंट कितना है 9, वाई में कंपोनेंट है 12, तो 9 आई कैप प्लस 12 जे कैप। तो यहां से क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स आपके F1 F2 एंड F3, पुट द वैल्यूज। F1 कितना है 10 आई कैप प्लस F2 कितना आपका 10 जे कैप प्लस F3 कितना आपका 9 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस F4 किसके बराबर आना चाहिए 0। ठीक है भाई, 10 आई कैप और 9 आई कैप कितना हो गया आपका 19 आई कैप, 10 जे कैप 12 जे कैप कितना हो गया 22 जे कैप प्लस F4 इज इक्वल टू 0। इनको इधर ले जाओ तो आपका F4 कितना आ जाएगा माइनस 19 आई कैप एंड माइनस 22 जे कैप। तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। हमें चौथा फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, माइनस 19 आई कैप माइनस 22 जे कैप। अब आप इसके मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो और इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से आप सवाल सोल्व कर सकते हैं रिगार्डिंग द इक्विलिब्रियम। आप कंडीशन अप्लाई कीजिए, जो गिवन है वो लिखिए, जो अननोन है आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। उसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करूंगा, डेट इज द लेमिस थ्योरम। क्या आपकी लेमिस थ्योरम, इसका वास्तविक में बहुत ज्यादा यूज इस चैप्टर में नहीं है, फोर्स वाले चैप्टर में आएगा, बट आपको मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूं, वहां पे इसके बहुत सारे सवाल हम करने वाले हैं। तो देखिए लेमिस थ्योरम, देखिए लिसन टू मी वेरी केयरफुली। क्या है हमारे पास, लेमिस थ्योरम। एक्चुअल में क्या है, लेमिस थ्योरम कहां लगेगी, जो मैंने पिछले टॉपिक में सेकंड कंडीशन लिखी थी। सेकंड कंडीशन क्या है, रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, वेक्टर कितने होने चाहिए 3। तो लेमिस थ्योरम लगने के लिए एकमात्र कंडीशन क्या है, रिजल्टेंट क्या होना चाहिए 0, और साथ में क्या, रिजल्टेंट 0 और साथ में नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने होने चाहिए आपके, केवल और केवल 3। तो कंडीशन क्या है, लेमिस थ्योरम कहां लगा सकते हैं, जहां पे आपका रिजल्टेंट क्या हो आपका 0 एंड नंबर ऑफ वेक्टर्स, क्या नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने होने चाहिए आपके 3। तो आप उन कंडीशंस में लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं टू फाइंड सम अननोन वैल्यूज। क्या फाइंड आउट करने के लिए, सम अननोन वैल्यूज। कैसे लगाते, जैसे मैंने वहां एग्जांपल दिया था, मान लीजिए सपोज ये फोर्स है मेरा F1, ये फोर्स मान लीजिए कितना आपका F2, रिजल्टेंट कहीं बीच में जाएगा। ये मान लीजिए फोर्स कितना है मेरा F3, और मैंने बोला कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स क्या है उस पर 0। बहुत बढ़िया। अब आपको कुछ बातें दी गई, मान लीजिए सपोज ये एंगल आपका अल्फा है, ये एंगल क्या आपका बीटा है, और ये क्या आपका गामा। अच्छा एक बात तो क्लियर है, अल्फा बीटा और गामा पूरा एक सर्कल बना रहे, तो कितना होना चाहिए 360। ये बात बहुत ऑब्वियस है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों 360 डिग्री, है ना। अब लेमिस थ्योरम क्या कहती है, आप कैसे लगाओगे, मान लीजिए आपने एक फोर्स कंसीडर किया F1, उसके नीचे लिखना है साइन। क्या लिखना है आपको, साइन। साइन के साथ कुछ ना कुछ एंगल भी तो आएगा ना, तो कौन सा एंगल लेना है, जो दो फोर्स बच गए उनके बीच का, है ना, या इसके अपोजिट।
भाई F1 के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है आपका अल्फा, या F1 के अलावा कौन से दो फोर्स बच गए F2 और F3, उनके बीच में कितना एंगल है अल्फा, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमको अल्फा इज इक्वल टू दूसरा फोर्स लिखा F2 नीचे लिखा साइन, इसके अपोजिट मतलब F2 है ना, F1 F3 के देखो बीच में क्या है बीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन बीटा है ना, इक्वल टू F3 है ना, F3 है इसके अपोजिट देखो तो F1 F2 के बीच में आपका गामा, तो साइन गामा, तो दिस इज योर लेमिस थ्योरम। कंडीशन क्या है, रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए और साथ में कितने वेक्टर्स होने चाहिए, 3 वेक्टर्स। कई सवालों में लेमिस थ्योरम आपके सवाल को बहुत आसान कर सकती है, इसमें मेरे को किसी प्रकार की कोई संशय नहीं है ना। तो आप याद रखिए F1 उसके अपोजिट एंगल साइन अल्फा, F2 उसके अपोजिट एंगल साइन बीटा इज इक्वल टू F3 उसके अपोजिट एंगल साइन गामा। इस प्रकार से आप लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज द लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम लगाने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। Okay dear students, please pause your video and note this down. Now I am going to take an illustration on Lami's theorem. देखिए जैसे मान लीजिए सपोज मैंने बोला एक फोर्स है इधर, ये आपका 10 न्यूटन, कितना है फोर्स आपका 10 न्यूटन। चलिए बहुत बढ़िया। ये एक फोर्स आपका F2, ये एंगल कितना आपका 90 डिग्री है ना, और एक फोर्स यहां लग रहा है आपका, पता नहीं कितना लग रहा है इस बारे में तो मेरे को मालूम नहीं, चलिए मैं बता देता हूं कितना लग रहा है ना। तो मान लीजिए सपोज ये लग रहा है आपका 15 न्यूटन, क्या फर्क पड़ता है अपने को है ना, और ये एंगल थीटा दिया गया, ठीक है समझ में आ गया होगा। 10 न्यूटन F2 15 न्यूटन लगा और ये एंगल कितना दे हमने आपको थीटा। आपको 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। F2 इक्विलिब्रियम में, किसमें आपका इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स क्या आपका 0 है ना, नेट फोर्स 0 आपको फाइंड आउट करना है F2 कितना होगा और आपको फाइंड आउट करना है थीटा कितना होगा है ना। देखिए मैं आपको 2 तरीकों से सिखाऊंगा, मोस्टली फोर्सेज में सवाल आने वाले, वहां पे मैं उतने ज्यादा बहुत ज्यादा इलस्ट्रेशन आपको लूंगा, बट अभी आपको बेसिक सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको पता चले कि हाँ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन अपकमिंग सिलेबस और वेक्टर्स की वास्तव में क्या इंपॉर्टेंस है। अब आपको समझ में आ रही होगी कि वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं आपको सामने बहुत सारे एग्जांपल ऑलरेडी ले चुका हूं। देखिए डियर स्टूडेंट, तो देखिए कहानी क्या है, मेरे को F2 कितने फोर्स लग रहे हैं 1 2 और 3 लग रहे हैं, इक्विलिब्रियम है, लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं तो करूंगा भाई लेमिस थ्योरम अप्लाई। कैसे करें, देखिए सबसे पहले मैंने माना 15 न्यूटन, क्या माना 15 न्यूटन, इसके अपोजिट एंगल देखो, इन दोनों फोर्स के बीच में कितना एंगल है 90, तो क्या लिखूंगा यहाँ साइन 90। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैंने लिया 10 न्यूटन, क्या लिया मैंने 10 न्यूटन। अब इन दोनों के बीच का एंगल लिखना है। दिक्कत क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल हम लिख सकते हैं भाई, ये 90 हो गया, ये पूरा 90 होते हैं, ये थीटा, तो ये कितना बचा आपका 90 माइनस थीटा, दोनों को जोड़ लो 90 हो रहा है ना। अरे भाई ये पूरा 90 होता है, ये थीटा, तो कितना बचा 90 माइनस थीटा, जोड़ लो 90 आ रहा है। तो जब आपने 10 लिखा तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में कितना एंगल आपका, ये प्लस ये, मतलब 180 माइनस थीटा, कितना एंगल आपका साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू, चलिए तीसरा फोर्स कितना आपका F2 अपॉन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना है, ये 90 है और ये थीटा, तो एंगल हो गया साइन 90 प्लस थीटा है ना। सोल्व करते हैं, देखिए यहां से सोल्व कर लीजिए, 15 साइन 90 होता है 1 है ना, 10। अच्छा मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है आपका साइन थीटा इक्वल टू F2। अच्छा ये भी पढ़ा था साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है आपका कोस थीटा है ना। सोल्व कर लीजिए, पहले हम इस रिलेशन को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्या होगा भाई आपका 10 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 15, साइन थीटा को इधर ले जाइए, तो साइन थीटा कितना हो गया आपका 10 बाय 15, सोल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है आपका 2/3, साइन थीटा कितना आ रहा है भाई आपका 2/3 है ना। अब आपको F2 निकालना है, तो F2 निकाल लीजिए, F2 बराबर कोस को इधर ले जाइए, कितना होगा 15 कोस थीटा, साइन आप कोस इजिली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालोगे, ट्रायंगल बना के, ये भी मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में बताया पहली वीडियो में। थीटा साइन थीटा क्या 2/3, मतलब परपेंडिकुलर 2 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 3, पाइथागोरस लगा के बेस निकाल लीजिए, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 9 में से 4 गया, कितना आएगा √5, पाइथागोरस लगाइए है ना। अब कोस थीटा बोलिए भाई, कोस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया √5 और हाइपोटेन्यूज हो गया 3, तो ये कितना हो गया आपका 5 √5, कितना हो गया आपका 5 √5
5। तो इस तरीके से आपने F2 भी निकाल लिया, न्यूटन में आएगा, और आपने थीटा भी निकाल लिया, साइन थीटा कितना आपका 2/3। तो ये आपका सॉल्यूशन है यूजिंग द लेमिस थ्योरम। किसको यूज करके? यूजिंग द लेमिस थ्योरम। बट हर बार 3 फोर्सेस गिवन हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। 4 फोर्सेस हुए तो कैसे सोल्व करेंगे वो हमें सीखना पड़ेगा। उसके लिए सेकंड मेथड है, वहां पे आप लेमिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप पहले ये नोट कर लीजिए, देन आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेकंड मेथड। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हर क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंस चेंज होती है। कंपटीशन है, यू रिक्वायर द ट्रिक्स, लेमिस थ्योरम इज द ट्रिक। बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो लेमिस थ्योरम से आप बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे, बट कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आप लेमिस थ्योरम से सोल्व नहीं कर सकते, आपको जनरल मेथड में जाना पड़ेगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द जनरल मेथड जिससे आप हर सवाल को सोल्व कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। देखिए भाई, जनरल मेथड देखते हैं उसी सवाल का कैसे कर सकते हैं। जहां तक मेरे को डाटा याद रहता है 10 न्यूटन, F2 15 न्यूटन, और ये क्या था? थीटा। देखिए जो एक्स और वाई के लोग हैं ठीक है, उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब बाकियों को रिजोल्व कर लीजिए, है ना। रिजोल्व करना बहुत आसान है भाई। ये 15 का इधर से एंगल थीटा है, तो इधर ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? 15 कोस थीटा, और इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा? 15 साइन। अब देखिए इक्विलिब्रियम है, क्या आपका इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स क्या है? 0। मतलब नेट फोर्स क्या है आपका? 0। अब नेट फोर्स 0 तो बहुत ऑब्वियस है, उसका एक्स कंपोनेंट भी क्या होगा? अरे कुछ है ही नहीं यार, 0 है, फोर्स ही नहीं लग रहा, तो एक्स कंपोनेंट भी कितना होगा? 0। वाई कंपोनेंट भी कितना होगा उसका? 0। और इनफैक्ट अगर जेड कंपोनेंट हुआ तो वो भी क्या होना चाहिए? 0, है ना। तो अगर आपका नेट फोर्स 0 है तो ये बहुत ऑब्वियस है कि उसका एक्स कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए और वाई कंपोनेंट भी क्या होना चाहिए आपका? 0। उसके आगे हम समझ लेते हैं। अब एक्स कंपोनेंट 0 होने के लिए क्या जरूरी है भाई? एक फोर्स इधर लग रहा है एक्स में, एक इधर। 0 होने के लिए दोनों इक्वल होना जरूरी है, तभी क्या आएगा आपका? 0, है ना। ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन एग्जाम्पल दिया था पीछे मैंने। तो 0 होने के लिए एक्स में इक्विलिब्रियम लगाया, तो F2 किसके बराबर होना चाहिए? 15 कोस थीटा, है ना। चलिए भाई वाई में इक्विलिब्रियम लगाइए। वाई में इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो 10 बराबर 15 साइन थीटा। ठीक है, आप इन दोनों को सिमिलर तरीके से सोल्व कर सकते हो। मेरे को लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये तरीका आसान लगता है, मेरे को भी यही आसान लगता है, बट क्या करें, कुछ सवालों में लेमिस थ्योरम विल बी वेरी यूजफुल, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जनरल मेथड है जहां आप कंपोनेंट्स लीजिए, एक्स कंपोनेंट को 0 इक्वेट कीजिए, वाई कंपोनेंट को भी 0 इक्वेट कीजिए, वहां से जो भी आपको निकालना है आप इजीली निकाल सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए थोड़ा समझना पड़ेगा ये टॉपिक, इमेजिनेशन है, बिकॉज वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस 3D। अभी तक हम एक्स वाई की बात कर रहे थे, हमने एक प्लेन में ही रिजोल्यूशन किया था, जहां से एंगल थीटा उधर की तरफ कंपोनेंट कोस थीटा, परपेंडिकुलर में कंपोनेंट साइन थीटा। हल्की सी बात, बहुत हल्की सी मैं बात करूंगा किसके रिगार्डिंग? रिजोल्यूशन या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन स्पेस, जहां जेड की भी इंपॉर्टेंस आएगी। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन स्पेस, क्या आपका? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन स्पेस। स्पेस का मतलब 3 डायमेंशन। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और बाहर क्या आपका? जेड एक्सिस। देखिए मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं, आपको ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। देखिए लिसन वेरी वेरी केयरफुली। मेरे पास 3 मार्कर है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। बहुत बढ़िया, ये मेरा वेक्टर है ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, है ना। ये सिस्टम एक्स वाई जेड तीनों परपेंडिकुलर है, ये मेरा वेक्टर है कहीं ऐसे बीच में। देखिए ऐसे नहीं है, देखिए अगर ये ऐसे हुआ तो मतलब एक्स और जेड के बीच में आ गया। किसके बीच में आ गया? एक्स और जेड के बीच में। अगर ये ऐसा होता तो किसके बीच में आ गया? ये वाई और जेड के बीच में। बट ये ऐसे है कहीं बीच में, ना ये एक्स जेड में ना ये वाई जेड में, ये क्या है? कहीं बीच में, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जेड एक्सिस से मान लो थीटा एंगल बना, इसका कितना एंगल बना? थीटा। तो भाई जेड की तरफ देखिए, जहां से एंगल बना थीटा, उधर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा? कोस थीटा। तो जेड की तरफ कंपोनेंट कौन सा गया? कोस थीटा। और उसके परपेंडिकुलर वो तो ये हुआ, उधर क्या आ जाएगा आपका? साइन थीटा। फिर से सुनिए,
वेक्टर आपका स्पेस में है, ना तो आपका एक्स जेड प्लेन में है, ना ही वाई जेड प्लेन में है, ना एक्स वाई प्लेन में है ना, ये कहीं ऐसे बीच में जा रहा है। जेड एक्सिस से मान लीजिए एंगल बना थीटा, जिधर से एंगल बना उधर की तरफ कंपोनेंट ऑब्वियसली क्या आना है, कोस थीटा, और परपेंडिकुलर में क्या चला जाएगा, साइन थीटा। अब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, एक्स वाई प्लेन में आ गया, किसमें आ गया आपका, एक्स वाई प्लेन में। अब आप उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट भी निकाल सकते हो। तो देखिए ऑन द बोर्ड मैं इसको कैसे ड्रॉ करूंगा, थोड़ी सी इमेजिनेशन है, आप नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से पॉज करके बैक जाइए और समझिए, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। मैंने सबसे आसान शब्दों में और सबसे आसान इलस्ट्रेशन से आपको समझाया है। तब देखिए मान लीजिए सपोज ये क्या हमारा, अब मैं इसको बोर्ड पे ड्रॉ कर देता हूं। ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है ना। अपना वेक्टर कुछ इस प्रकार से था, है ना, कोई भी एफ वेक्टर है मान लीजिए, इसके साथ एंगल क्या था, थीटा। तो इधर की तरफ देखिए हमने जब कंपोनेंट लिए तो क्या हुआ कि एफ की तरफ जो जेड की तरफ जो कंपोनेंट है वहां से थीटा एंगल था, तो उधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा भाई इसका, एफ कोस थीटा। बट परपेंडिकुलर में कंपोनेंट कितना चला जाएगा इसका, एफ साइन थीटा। और हमने देखा था परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन से प्लेन में आया था आपका, एक्स वाई प्लेन में। अगर किसी को समझ में नहीं आया मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, है ना। फिर से देख लीजिए, ये हमारे प्लेन्स है ना, यहां बीच में था थीटा एंगल इधर से तो इधर कोस, और ये क्या हो गया साइन, सॉरी थीटा एंगल इधर से तो ये क्या हो गया कोस, और ये क्या हो गया साइन। साइन वाला किस में जा रहा है, एक्स वाई प्लेन के बीच में जा रहा है, किस में जा रहा है आपका, एक्स वाई प्लेन के बीच में, है ना। अब देखिए, अब मान लीजिए जो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन, क्या बोलते हैं इस चीज को हम, प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन। अब मान लीजिए यहां से एक्स एक्सिस से एंगल बना फाइव, मतलब एफ साइन थीटा का एक्स से क्या एंगल बना फाइव। अब जिधर से एंगल बने अगेन उधर कौन सा कंपोनेंट, कोस, तो एफ साइन थीटा का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, कोस, मतलब ये कितना हो गया आपका, एफ साइन थीटा कोस फाइव, और वाई में कितना हो जाएगा भैया आपका, एफ साइन थीटा साइन फाइव। तो इस तरीके से कई बार आपको एक्स वाई जेड कंपोनेंट निकालने के लिए बोल सकता है। मैथमेटिक्स में तो बच्चे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब उनको प्लस टू में वेक्टर्स पढ़ना है, बट नीट के बच्चों को तो यहाँ पे सब कुछ समझना जरूरी है ही है, उनके काम की बहुत सारी चीजें इसमें है। तो एक्स कंपोनेंट आ गया अपना एफ साइन थीटा कोस फाइव, वाई कंपोनेंट आ गया एफ साइन थीटा साइन फाइव, और जेड कंपोनेंट क्या आ गया आपका, एफ कोस थीटा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन स्पेस। आपका एक्स में भी कुछ कंपोनेंट होगा, वाई में भी कुछ कंपोनेंट होगा, और जेड में भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट होने वाला है। नाउ लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली। अब देखिए एक्स वाई और जेड में कुछ कंपोनेंट है, तो मैंने वेक्टर को मान लिया ए, एक्स कंपोनेंट हो गया एक्स आई कैप, एक्स में कंपोनेंट एक्स मान लिया, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इस तरीके से क्या आ गया आपका ए वेक्टर। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो आप, अरे पहले सिखाया था यार, जो प्लेन में होता है वही होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां से आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए ये तो आपका ए का मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए याद कीजिए, जब मैंने आपको प्लेन में डायरेक्शन निकालना सिखाई है ना, इस लेक्चर के शुरुआत में डायरेक्शन निकालना सिखाई, वहां पे जब देखिए जब मैंने एक्स एक्सिस से थीटा एंगल मारा था तो कोस थीटा को क्या लिखा था मैंने, एक्स बाई ए। आप बिल्कुल शुरू में जा सकते हैं वीडियो के, वहां पे शुरू में मैंने ये एक्सप्लेन किया था प्लेन में कि अगर वेक्टर का थीटा एंगल बना है एक्स एक्सिस से तो कोस थीटा कैसे निकाल सकते हो आप, एक्स बाई ए। अगर उसका थीटा डैश एंगल बन रहा है वाई से तो कोस थीटा डैश कैसे निकाल सकते हो आप, वाई बाय ए। क्या निकाल सकते हो आप, वाई बाय ए। वीडियो की शुरुआत में ये चीजें आप इजीली रेफर कर सकते हैं। आगे देखिए, अब क्या है एक्चुअल में क्या होता है, जब स्पेस में बोलते हैं तो वहां पे एक चीज आती है डेट इज द डायरेक्शन कोसाइंस। क्या आते हैं, डायरेक्शंस कोसाइंस। क्या मतलब होता है वो अभी समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि लेट जो ए वेक्टर अपना स्पेस में, ए वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, अल्फा एंगल बना एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल बना भाई किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ, और गामा एंगल किसके साथ बना उसका, जेड एक्सिस के साथ। ये एंगल है एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनेगा अल्फा, देख लीजिए यहां एक्स एक्सिस के साथ एंगल, सॉरी जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना है, थीटा।
तो किसी जनरल केस में ए वेक्टर का अल्फा एंगल बना एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल बना आपका वाई एक्सिस के साथ और गामा एंगल बना विद जेड एक्सिस, है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस फिगर को नोट कर लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम गोइंग टू इरेज इट। अब देखिए, जैसे हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा, तो मैं यहां से कोस एल्फा क्या लिख सकता हूं, कोस एल्फा भाई वही एक्स बाई ए, है ना। अच्छा, कोस बीटा क्या लिख सकता हूं, कोस बीटा भी वही वाई बाई, क्योंकि वाई एक्सिस से तो वाई बाई ए। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कोस थीटा और कोस थीटा डैश। सिमिलरली कोस गामा क्या लिख सकता हूं, जेड बाई ए। इन्हीं को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। ये कोस है, कोस का मतलब कोसाइंस, है ना। कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। अक्सर आपको सवालों में पूछा जा सकता है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, तो कोस एल्फा कैसे निकालोगे, एक्स बाई ए, है ना। इसी को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स बाई ए, कोस बीटा वाई बाई ए और कोस गामा जेड बाई ए। मैंने डीपीबी में सवाल डाले, आप इजिली कर सकते हो, है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस रिलेशन आते हैं। जैसे मैंने क्या किया, सबका स्क्वायर की ओर ऐड किया, कोस स्क्वायर अल्फा किया प्लस कोस स्क्वायर बीटा किया प्लस कोस स्क्वायर गामा। देखिए डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर करने पे प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू पुट करो, ए क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्क्वायरिंग करने पे रूट हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1, है ना। तो याद रखना, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा किसके बराबर आता है आपका 1। अब देखिए आगे, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। अब देखिए, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा है आपका 1। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अच्छा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, 10th क्लास में पढ़ लेते हैं, तो इक्वल टू 1, है ना। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो कोस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, सिमिलरली कोस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसको इधर ले जाओ तो 3 में से ये 1 गया 2, इन सबको इधर ले जाओ तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो दीज टू रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होने चाहिए कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा कितना होता है 1। सिमिलरली साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होता है आपका 2। दिस इज ऑल द थिंग्स जो आपको पढ़नी चाहिए रिगार्डिंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन स्पेस। मैथमेटिक्स के बच्चे बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, नीट वालों के लिए इतना सफिशिएंट है। Okay dear students, please pause your video and note this down. Now I am going to discuss the last topic of this lecture. देखिए, एक नोट पॉइंट मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं, अक्सर उस पर सवाल हो सकते हैं। पहली बात, देखिए कुछ बातें, जब हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिए प्लेन में, याद करिए जब हमने क्या लिए थे, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का मतलब परपेंडिकुलर, मैंने आपको पहले बताया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन प्लेन। कितने आए थे भाई कंपोनेंट, 2, एक एक्स कंपोनेंट होता था और एक वाई। पर जब हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन स्पेस ली तो कितने आए थे, 3, है ना। देखिए अब होता क्या है कि जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिए, क्या लिए हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक बात ध्यान से सुनना, ये बहुत ध्यान की बातें हैं। जब हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिए, मान लीजिए एक वेक्टर था 10√2, मान लो यार 10√2, है ना, ये एंगल था 45, तो इधर कंपोनेंट cos 45 आएगा, cos 45 मतलब 10√2 cos 45, cos 45 हो गया आपका 1/√2 यानी कि 10। अच्छा इधर कितना आएगा आपका 10√2 sin 45 1/√2, ये भी कितना आ गया 10। अब देखिए वेक्टर कितना था 10√2, √2 1.4 के आसपास होता है, तो 1.4 के आसपास लिखेंगे तो ये 14,
और इसके कंपोनेंट्स कितने हैं 10 और 10 है ना। यानी कि जब आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लोगे तो कंपोनेंट की वैल्यू वेक्टर से हमेशा कम होगी। वेक्टर की वैल्यू कितनी है 14 और कंपोनेंट की वैल्यू वेक्टर से क्या आपकी कम। तो याद रखिए जब कभी आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेंगे तो कंपोनेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑलवेज मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन magnitude is always less than magnitude of vector, बट कंडीशन अप्लाइड कैसे कंपोनेंट्स होने चाहिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है ना। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे तो जो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है वो ओरिजिनल वेक्टर से हमेशा क्या होगा कम। ओरिजिनल वेक्टर का यहाँ मैग्नीट्यूड कितना था 14, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना आपका 10। बट एक बात याद रखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि वेक्टर को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ही डिसोल्व करें। एक वेक्टर को अनगिनत इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में भी रिजोल्व किया जा सकता है बट वो रेक्टेंगुलर नहीं होंगे। एग्जांपल देखिए मान लीजिए ये वेक्टर है, मैं इसको अनगिनत कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकता हूं। मैंने एक कंपोनेंट ये बनाया, एक कंपोनेंट ये पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करके चलूंगा, एक कंपोनेंट ये बनाया, फिर एक ये बना दिया। इस प्रकार से मैं कितने भी कंपोनेंट देखिए अगर मैं बी सी डी और ई को जोड़ूंगा तो कितने आने वाला है ए, यूजिंग द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ए के मैं कितने भी कंपोनेंट्स बना सकता हूं। ए के कंपोनेंट बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है। तो अगर नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात हुई, याद देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या तो 2 हो सकते हैं 3 हो सकते हैं। अगर नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात हुई तो आप कितने कंपोनेंट्स भी बना सकते हो। तो एक नोट पॉइंट ये है कि इनफाइनाइट सॉरी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, क्या आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पॉसिबल है। रेक्टेंगुलर नहीं लगाया मैंने, कितना क्या पॉसिबल है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट। और यहां पे अगर इसका मैग्नीट्यूड 10 है तो हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए 20। मतलब कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ओरिजिनल वेक्टर से ज्यादा हो सकता है बट रेक्टेंगुलर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये दो बातें याद रखें, अगर रेक्टेंगुलर नहीं है तो कितने भी कंपोनेंट्स में हम रिजोल्व कर सकते हैं और साथ में कंपोनेंट की वैल्यू ओरिजिनल वेक्टर से काफी ज्यादा हो सकती है, इस बात में कोई संशय नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस लेक्चर। फिर से आपको डीपीपी मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोल्व करनी है। एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 1 से 7 सोल्व करना है। कोई प्रॉब्लम आए आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको हर वीडियो में मिलेगा, आप उस पर भी प्रॉब्लम को भेज सकते हैं। वी विल सोल्व इट एंड विद इन 1 डे, वी विल सोल्व इट विद इन 1 डे। और साथ में अगर आपको लेक्चर नोट्स चाहिए तो हम वो केवल व्हाट्सएप ग्रुप्स में ही अवेलेबल करवाएंगे। तो आप हमें मैसेज करके बोल सकते हैं कि सर आई वांट टू ज्वाइन इन द व्हाट्सएप ग्रुप, वी विल ज्वाइन यू, है ना। टिल देन थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, होप you all will be safe.